Good morning. Class 9 Biology. Chapter is Fundamental Unit of Life. जीवन की मौलिक इकाई पार्ट 3. इस लेक्चर में हम लोग पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और जंतु कोशिका के बारे में. पादप कोशिका, ये पादप कोशिका की संरचना है जिसे आप बोर्ड में देख रहे हैं. ये पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है वह मोटी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं. सबसे बाहरी भाग पादप कोशिका की कोशिका भित्ति कहलाती है. ये जो संरचना दिख रही है ब्लैक, इसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल. इसका काम है कि ये कोशिका को आकार प्रदान करता है और यांत्रिक सहारा देता है. ये जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है. इसके बाद एक संरचना है जो ठीक कोशिका भित्ति के अंदर है जा रही है. ये जो ब्लू दिख रहा है इस संरचना को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली. इसका कार्य है कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. तीसरी संरचना जो इस पादप कोशिका के केंद्र में है, द सेंट्रल पार्ट, उसे कहते हैं केंद्रक. ये दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक. केंद्रक के अंदर दो संरचनाएं हैं. एक को हम लोग बोल देंगे केंद्रिका और दूसरों के हम लोग बोलेंगे गुणसूत्र. तो पादप कोशिका में ये जो गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, ये गुणसूत्र की संख्या किसी भी पार्टिकुलर जाति में निश्चित होती है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज. और इसका कार्य है आनुवांशिक गुणों को मातृ कोशिका से उसके संतति कोशिकाओं में स्थानांतरण करना. इसके बाद पादप कोशिका में हम लोग देखेंगे कि एक जो मैच्योर पादप कोशिका है, एक जो बनी हुई पादप कोशिका है, उसके सेंट्रल में, उसके केंद्रक के आसपास एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है. एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है. ये जो संरचना है इसे हम लोग कहते हैं रिक्तिका. इसका नाम है रिक्तिका. और ये रिक्तिकाएं हैं वो एक पादप कोशिका में एक सेंट्रल पोजीशन में पाई जाती है. जंतु कोशिका में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिक्तिकाएं छोटी छोटी और बड़ी होती है, बड़ी संख्या में होती है, जबकि पादप कोशिका में ये रिक्तिका की संख्या एक है. और इसका कार्य है ठोस एवं द्रव यौगिकों का संग्रह करना. ये जितनी सारी स्टार दिख रही है ये सारे कार्य हैं. यहाँ जितना सारा दिख रहा है स्टार, इसको हम लोग कार्य कहते हैं. ये सारा कार्य के अंतर्गत हम लोग स्टार से दिखा रहे हैं कि इसका क्या कार्य है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संरचना माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. ये प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जा रही है, जंतु में भी और पादप में भी. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. इसे कोशिका का बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, उसका संग्रह करता है और कोशिकाओं में आवश्यकता अनुसार उसका वितरण करता है. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसके बाद एक क्रिस्टल नुमा संरचना है जिसे हम लोग एमाइलोपैक्टिन कहते हैं। हिंदी में भी इसे एमाइलोपैक्टिन कहा जाता है। यह स्टार्च फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स है। एक यहाँ डिक्टियोसोम है जिसको हम लोग गोल्गी उपकरण कहते हैं। गोल्गी उपकरण। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि हमारे पादप कोशिका में और हमारी जंतु कोशिका में गोल्गी उपकरण किस प्रकार की होती है। ये पादप कोशिका की गोल्गी उपकरण है और ये जंतु कोशिका की गोल्गी उपकरण है। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये एक के बाद एक, इसको इंटरनल सिस्टर्नी कहा जाता है। ये जुड़े हुए फॉर्म में रहते हैं 6, 7, 8, जबकि यहाँ पे ये अलग अलग रहते हैं और 1 या 2 एक साथ रहते हैं। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। गोल्गी उपकरण का काम है कोशिकाओं में प्रोटीन का सांद्रण करना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिक्टियोसोम। पौधों में गोल्गी उपकरण को हम लोग डिक्टियोसोम कहेंगे। इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। हरित लवक जैसा नाम है, हरित लवक एक वर्णक है जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये है हरित लवक, यहाँ हरित लवक है, यहाँ हरित लवक है। तो ये जो हरित लवक क्या कार्य करता है कि हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है और ग्लूकोज का निर्माण तथा ऑक्सीजन का निष्कासन करती है। तो हरित लवक पौधों में भोजन का निर्माण करती है। इसके बाद ये संरचना देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी ये है और यहाँ भी है। इसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हिंदी में बोला जाता है अंतःद्रव्यी जलिका। और ये चूंकि रफ है इसलिए इसको कहेंगे खुरदरा। खुरदरा अंतःद्रव्यी जलिका, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट है जिसका नाम है राइबोसोम। जहाँ पे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहेंगे उसे हम लोग खुरदरा अंतःद्रव्यी जलिका कहेंगे। अंग्रेजी में इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। उसी प्रकार ये है मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःद्रव्यी नलिका। इसका कार्य होता है कि प्रोटीन में बनाने में मदद करना। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है राइबोसोम, जिसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, तो प्रोटीन का निर्माण में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःद्रव्यी जलिका है, ये इसमें मदद करती है। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी दीवार पतली छिद्रयुक्त संरचना होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है पदार्थों का परिवहन करना। कोई भी पदार्थ है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगी विसरण की विधि से, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मान लेते हैं ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है PM, और इधर से कुछ मटेरियल इस साइड जाने का मांग रहा है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। तो अगर यहाँ पे जल है और यहाँ पे वायु है तो ये आराम से एक प्लाज्मा झिल्ली से दूसरे प्लाज्मा झिल्ली में चला जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ पदार्थ होते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट से वे परिवहन का कार्य करते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य हो गया कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन करना। इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, जिसे हम लोगों ने पादप कोशिका में पढ़ा है। इसके बाद ये चूंकि राइबोसोम इस अंतःद्रव्यी जलिका से जुड़े हुए हैं
इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे खुरदरी अंतःद्रव्यी जलिका, जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो संरचना है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जिस तरह से ये प्लाज्मा झिल्ली है उसी तरह से केंद्रक में भी केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली है जिसके हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस केंद्रक में, केंद्रक झिल्ली के अंदर दो संरचनाएं पाई जाएगी। एक को हम लोग बोलेंगे केंद्रिका और दूसरे को हम लोग बोलेंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम। इसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया, इस एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रियंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी चर्चा हम लोग पादप कोशिका में कर चुके हैं। वह कोशिका जो सक्रिय कोशिकाएं हैं, सक्रिय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है बनिस्पत असक्रिय कोशिकाओं में। जैसे अक्रिय कोशिकाएं हैं और सक्रिय कोशिकाएं हैं। एक्टिव सेल हैज़ मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियंस देन दैट ऑफ लेस एक्टिव सेल, और ये एटीपी का निर्माण करता है और कोशिकीय शोषण में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोल रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या काम करता है? ये पाचक एंजाइम का निर्माण करता है, पाचक एंजाइम को बताता है, और साथ ही साथ इसे हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली। ये क्यों है? इसलिए है कि कोशिकाओं में जब इससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं तो यहाँ से निकलने के बाद इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये निकलकर माइटोकॉन्ड्रियन को चले गए, फिर माइटोकॉन्ड्रियन को थोड़ा थोड़ा कष्ट करके खा गया, और जब माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर दिया तो फिर ये सामने वाली कोशिकाओं में चला गया, और धीरे धीरे करके ये अपने ही कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट है ये तारककाय। तारककाय ये जंतु कोशिका में ही पाई जाने वाली संरचना है और ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। तो सेंट्रियोल या तारककाय का विशिष्ट लक्षण हो गया कि ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है और इसका कार्य है कोशिका विभाजन में मदद करना। मान लेते हैं ये कोई कोशिका है और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे माइटोसिस, और जब ये 4 बन जाएगी तो इसे हम लोग बोलेंगे मियोसिस, कोशिका विभाजन। इसके बाद यहाँ एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गोल्गी उपकरण। अभी चर्चा की गई कि गोल्गी उपकरण जो है जंतु कोशिकाओं में परत बाई परत रहती है, इसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल, और ये धीरे धीरे 5 या 6 या 7 की संख्या में होती है। जबकि पादप कोशिका में क्या था, ये अलग अलग थी। उसे पादप कोशिकाओं में इन्हीं संरचनाओं को हम लोग डिक्टियोसोम कह रहे थे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं वैक्यूल को, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। जंतु कोशिका में छोटी छोटी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, छोटी छोटी संरचनाएं होती है और छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि पादप कोशिका में, एक मैच्योर पादप कोशिका में एक सेंट्रल रिक्तिका ही पाई जाती है, उसके अंदर क्रिस्टल भी होते थे। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल।